एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि मैम, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बहुत प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ एक्सपीरियंस लाइए जो आपकी क्लासमेट्स हैं। तो यहाँ पे अविनाश प्रेजेंट है और ये हमें अपना कुछ जो भी प्लेसमेंट रिगार्डिंग जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो आज हमें बताएंगे, शेयर करेंगे। तो वेलकम टू अविनाश। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना ऑप्टम में आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना प्रीवियस जो आपका एमटेक की पहले की जर्नी थी उसको आप बताएं, थोड़ा सा समझाएं, और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरीके से आपने एमटेक में आके किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, कौन कौन सी कंपनी में आप इंटर्नशिप में अप्लाई किए और कौन सी कंपनी में आपका इंटर्नशिप लगा, और फुल टाइम जो प्लेसमेंट रहा वो कितने ऑफ़र्स थे आपके पास, और फाइनली आपने क्या चूज़ किया। और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा छोटा सा आप एक मैसेज सबको दीजिएगा ताकि लोग मोटिवेट हो। स्टूडेंट जो हमारे काफ़ी वो बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या उनको चीज़ें करनी हैं, समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इस जो एक्सपीरियंस है ना, इसके थ्रू वो थोड़ा सा समझ पाएंगे, थोड़ा सा अपना डिसीज़न जो है बेस्ट वे में ले पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहने वाला है कि आपने एमटेक से पहले जो गेट प्रिपरेशन किया था, तो गेट एग्ज़ाम ने कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया है? पहले क्या डिफरेंस था और अभी क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बीटेक एक टीयर 3 कॉलेज से की थी। तो वहाँ पे मुझे वो नॉर्मल जो प्लेसमेंट्स लगती है नॉर्मली वो सर्विस बेस्ड कंपनी, तो टीसीएस सीटीएस वो आती है, बल्क में लेते, तो उसमें मेरा भी टीसीएस में हुआ था। तो मेरी ज्वाइनिंग सब आ गई थी, तो लास्ट तक मतलब हुआ था, सब कुछ मैंने हो गया था कि अब इसमें ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि और दूसरी कुछ ऑफ़र नहीं थी। तो ऑफ़र लेटर मेरे को आ गया था। तो फिर मेरे को लगा कि सब मतलब वो कुछ टीसीएस आयन के एग्ज़ाम सब देने होते हैं, तो फिर मैंने उसमें एग्ज़ाम दे दिया, बस अब ज्वाइन करनी है 1-2 महीने के बाद, मतलब डेट आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी कोई ज़्यादा अभी एज हुई नहीं है, अभी कुछ और पढ़ा जाए, अभी तो कुछ ज़्यादा मतलब स्किल्स पे ध्यान देते हैं। तो मैंने फिर सोचा, तुम देखे फ्रेंड सब लोग और लोग सब, जब कोई कैट के प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गेट के कर रहा है, तो मैंने गेट को अपना चुना और टेक्निकल स्किल्स पे मैंने ध्यान दिया। फिर तो मैंने गेट का पहले फिर तो उसी टाइम मैंने प्रिपरेशन किया था, तो गेट की रैंक उतनी नहीं आई थी, तो मेरी जो स्कोर थी मतलब कट ऑफ क्रॉस किया था मैंने, तो बस 10,000 कुछ रैंक आई थी, तो मैंने उस टाइम ड्रॉप कर दिया था। तो फिर नेक्स्ट मैंने फिर प्रिपेयर किया, तो नेक्स्ट पूरा 1 ईयर मैंने फुल फोकस पूरा गेट के लिए किया था। तो उस टाइम में मेरे फ्रेंड्स सबका काफ़ी जो, तो किसी ने ज्वाइन सब कर लिया था, फिर मैं ज्वाइन किया। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने जब गेट कर दिया था, तो मेरी रैंक फिर आई थी, मतलब कट ऑफ क्रॉस के काफ़ी ज़्यादा आया था, तो मतलब 47-48 मार्क्स आए थे, तो मेरे 546 गेट रैंक। तो फिर 546 जो आपका गेट स्कोर था? हाँ, गेट स्कोर था। तो ये मेरा जनरल था, तो 546 में यहाँ पे MNIT जयपुर में मेरा था कि इस टाइम में जब मैं पीछे का रिकॉर्ड देख रहा था, तो IIIT इलाहाबाद सब में इस समय भी ऑप्शन थे। तो MNIT जयपुर के बारे में उतना मुझे आइडिया नहीं था। तो जब रैंक जब सेट किया था, तो उसके बेसिस पे मेरे को तो एक जितनी कट ऑफ पे थी, तो मेरे को बाद में फिर पहले NIT सूरत मेरे को अलॉट हुआ था। अच्छा, NIT सूरत कल की सूरत। अच्छा, NIT सूरत हुआ था, तो SR राउंड में हुई थी। और फिर उसके बाद SR2 के लिए मैंने फिर अप्लाई किया था, स्पॉट राउंड 2, तो उसमें मेरे को NIT जयपुर में CS अलॉट हुआ। आई थिंक अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो SR जो राउंड है वो चल ही रहा है। आई थिंक स्पॉट राउंड पे लोगों को लगता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे, हाँ, लोगों ने कितने लोग पहले छोड़ देते हैं, इतना काफ़ी लोगों का वो रहता है ऑप्शन कि SR में क्या ना, आप मतलब मान के चलते हैं कि अगर कर रहे हो एमटेक, तो ये टॉप के 3 जो है ये साउथ में सूरतकल, कैलीकट और ये तिरछी, वारंगल, ये 3-4 में ही करो, तो और कोई स्कोप मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। काफ़ी हाँ, काफ़ी कॉलेज हैं, और आपके मतलब अल्टीमेटली आप, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मैं अपना देखता हूँ, तो सब TCS में भी गए, 2-3 साल जॉब किया, फिर वहाँ से मैं देख रहा हूँ कोई वॉलमार्ट में है, कोई अमेजोन में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से क्यों, आप अपना अगर स्किल पे ध्यान देते हैं, कोडिंग स्किल अच्छी रहेगी आपकी, तो कोई भी आपको मतलब कोई कॉलेज मैटर ही नहीं करता है, आपको कोई नहीं पूछेगा किस कॉलेज से। अल्टीमेटली आप जब प्रेजेंट में जहाँ पे हैं वही मैटर करती है, और जितना आप अपने आप खुद पे डिपेंड अपना रहेगा कॉन्फिडेंस, तो आप कहीं पे भी कुछ
अचीव कर सकते सॉरी हैं। फॉर इंटरप्ट यू अविनाश, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो पास आउट ईयर है, बीटेक पास आउट ईयर, वो कौन सा है, क्या है? मेरा पास आउट 2018 हाँ हाँ 18 है। हाँ। तो इसका इट मीन्स कि आपने 2 इयर्स गैप लिया हाँ है। 2 इयर्स लिया था हाँ फर्स्ट गैप तो सबसे तो यही मैं यही बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 ईयर उनका गैप है, चलो कोई नहीं, हाँ 1 ईयर सब लोग लेते हैं, 2 ईयर हो जाता है तो वहीं से वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि वहाँ जाके एमटेक होने के बाद उनको जॉब मिलेगी कि नहीं, प्लेसमेंट बैठने दिया जाएगा हाँ, कि नहीं, परसेंटेज क्राइटेरिया का भी कुछ उनका इशू रहता है, काफी कंफ्यूज रहते हैं। इवन वो राउंड भी होती फेस मुझे भी करना पड़ा। तो मैंने भी जब इस टाइम में 2 ईयर जब गैप था प्रिपरेशन का टाइम में, तो मैं भी फॉर्म वो आती है ना एग्जाम सब के लिए, हाँ 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 ये एमकेट ये सब का एग्जाम देते हैं जॉब के लिए, इसको फॉर्म भरते हैं। तो मैंने जाके एग्जाम भी दिया था। तो फिर मैंने इसका रिजल्ट आया, मैंने देखा भी नहीं क्या रिजल्ट आया उसमें, फिर मैंने गेट का ही देखने लगा। तो फिर मैं सोचा कि नहीं गेट ही करना है, और किसी मतलब जहाँ से होगी जितना कोशिश अपना तरफ से करते हैं स्कोर अच्छी आने। तो गेट ने मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो मेरे को फिर लगा था MNIT जयपुर भी हुआ, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि MNIT जयपुर में क्या होगा। यहाँ पे आके ये मेरे को मतलब लाइफ का ये बहुत ही अच्छा मतलब पल रहा। कोविड सीन थी सब भी तो रहा, लेकिन 1 साल ही कॉलेज में बिताया वो सब 1.5 ईयर आई थिंक। हाँ, तो वो जो थी वो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और तो इंटरव्यू मतलब जब हुआ था तो स्टार्टिंग में फिर मेरा फर्स्ट ईयर से ही वो आने लगी थी इंटर्नशिप के लिए। हाँ। तो इंटर्नशिप के टाइम में मेरे को ये वाला जो प्रॉब्लम होती थी, टेक्निकल राउंड तो निकल जाती थी, मतलब कोडिंग राउंड टेक्निकल राउंड सब नहीं होते। ये जो राउंड आता था जब HR MR का राउंड आता था, उसमें हमेशा पूछता था ये तुम्हारा गैप जो है क्या है, क्यों लिया आपने? गैप क्यों है, आप मतलब फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे, क्योंकि अब घर में आपको सब आपके फ्रेंड्स जितने भी सर्कल हैं सब जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई मतलब कहीं पे भी सबका जॉब है, आपने 2 साल का गैप है, तो आपने ये सब कैसे। तो वो जो स्टेज होती है जवाब देना, आपको कैसे आप उसको कन्विंस करते हैं, आपने अपना हायर स्टडीज़ के लिए कैसे क्या किया, वो चीज़ एक बहुत मायने रखता है कि आप उसको उस टाइम में जब एक बार फिर आप मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए, आप आराम से जवाब दे सकते हो। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं 2 साल में कुछ ऐसा आपने उसको टाइम को जो कैसा यूटिलाइज किया है वो मैटर करती है। सो अविनाश, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है कि किस तरीके से जैसे आपने एमटेक में एंटर किया तो आप सुपरवाइज़र से आपकी मीटिंग कब हुई, जो आपको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं उनसे कब मीटिंग आपकी हुई, और उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए अलाउ कर रहे थे कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है कि MNIT जयपुर में या फिर किसी अदर NITs में सुपरवाइज़र अलाउ करते हैं कि नहीं। तो बाकी सब कॉलेज का तो हम लोग को नहीं पता है, यहाँ का बता सकते हैं कि सुपरवाइज़र किस तरीके से अलाउ किए हैं, और क्या क्या इंटर्नशिप, कौन कौन सी कंपनी थी जिसमें अविनाश जी का इंटर्नशिप लगा था, तो आप ये बता दीजिए। सबसे पहले तो मैंने सुपरवाइजर जब फर्स्ट तो कोविड में ही था, तो पूरा फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स कोविड के कारण था। तो सुपरवाइजर अलॉट हो गए थे, तो ऑनलाइन ही मतलब परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर आपको इंटर्नशिप में बैठना है तो सुपरवाइजर आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। तो परमिशन के लिए मैंने मेल दिया था, तो मैम ने वो मतलब मेरा जो अलॉट होता मैम जो थी नीता मैम, वो पहले तो उन्होंने पूरा फॉर्मेट भेजा कि इफ़ यू आर मतलब अगर कोइंसाइड करता है आपका टॉपिक और इंटर्नशिप का टॉपिक, तो आपके कुछ जो स्कॉलरशिप मतलब वहाँ जो रहते हैं आप जिस मैनेजर के अंदर में करते हैं, तो वो कुछ वो एमटेक का या फिर PhD होनी चाहिए, ऐसा कुछ वो क्राइटेरिया होता है, उनका साइन चलेगा, तब जाके वो एज अ कंसिडर करेंगे, डिजर्टेशन में आपका टॉपिक कंसिडर हो जाएगा। अगर टॉपिक कॉन्साइड नहीं हो रहा है तो आप इंटर्नशिप अपना कर सकते हैं, और यहाँ से भी मतलब आपको वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ का अपना काम करना ही पड़ेगा। यहाँ का मतलब थीसिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको डिग्री में अगर आप 2 तरीके से नहीं कर रही तो नॉर्मली नहीं करती है, क्योंकि वो जो मेरा था वो मेरा जब परमिशन फिर बाद में मैंने किसी का भी नहीं किया, सबने इंटर्नशिप अलग किया है और थीसिस वर्क भी अलग किया है। मतलब अगर होता भी है तो आपका सुपरवाइजर मतलब आपको मतलब भेज देते हैं कि अगर जाओ उस कॉलेज में, आपको ऐसे किसी कॉलेज में अगर आपको कर देंगे रिकमेंड कर देंगे कि आप उस कॉलेज में जाके करो, तो आपका वो टॉपिक वो सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है। तो मेरा मतलब ऐसा हुआ, तो फिर मैम को बोला, मैंने परमिशन के लिए बोला था कि ये कंपनी आई है, ये फील्ड मतलब अभी तो अलाउड नहीं हुआ है, कोई कंपनी में आप बैठते हो तभी तो बताने का आप किस पे काम करोगे। वो JD रहती है, लेकिन वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, किस लैंग्वेज पे क्या सब करना है। तो मैम का जो फील्ड था, मैम जिस पे काम करती है और वो कंपनी का पूरा अलग ही रहता है। तो परमिशन के लिए तो मैंने 2-3 बार मैम को बोला, परमिशन तो दे नहीं रही थी।
नहीं जो पिछला साल जो किया उसका जो रिकॉर्ड है अच्छा नहीं रहा है, कोई इंटर्नशिप किया है तो एक साल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करते। काफी जब रिक्वेस्ट किया तो बोलते हैं बट वो दे देती है। हाँ, काफी जब रिक्वेस्ट किया आपको कन्विंस करना रहता है कि जनरली हाँ आप मतलब आपको ऐसा उनको बताना पड़ेगा कि मैं दोनों हैंडल कर सकता हूँ, इंटर्नशिप कर सकते हूँ और मैं दोनों तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो फिर अगर हम भी प्रोफेसर की अगर जगह होते तो हम भी सोचते कि जो हमारे अंडर हैं तो ऐसा भी ना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या जवाब देना पड़ेगा। तो वो तो हर टीचर का प्रॉब्लम है, वो तो सोचते हैं। बट हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम कितने कैपेबल हैं और हम दोनों चीजें हैंडल कर सकते हैं, इंटर्नशिप वाला काम भी कर सकते हैं और थीसिस वाला भी काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप हो जाती है तो एक आपको मतलब एक टेक्निकल आप कोई भी मतलब कंपनी में बैठने के लिए आपको पता नहीं रिज्यूमे में ऐड करने के लिए हो जाता है, प्लस फाइनेंशियली आपको काफी सपोर्ट मिलता है। उसको पता रहता है, कोई कंपनी अगर इंटरव्यू के लिए आए तो पता रहता है कि इसने इस फील्ड में क्या है, उसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। आप मतलब एक टेक्निकल मतलब पढ़ाई अलग होती है, एक इंडस्ट्री में अपना काम कर रहे हो वो अलग चीज है। तो उसको सबसे पहले आपका जो इंटर्नशिप लगा किस कंपनी में लगा? मेरा तो मैंने ऐसे मतलब फिर फर्स्ट टाइम मैं बैठा था तो इंटेल में, जब इंटेल आई थी तो इंटेल कितना मतलब प्रोवाइड कर रही थी? इंटेल का 40,000 पर मंथ थी। तो मेरा एक पूरा राउंड हुआ था, तो कोडिंग राउंड हुई थी, इंटरव्यू हुआ था 1 आवर की। तो उसमें 1 आवर का काफ़ी देर वही टेक्निकल क्वेश्चन सब पूछते हैं, ऐसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का, तो ज़्यादा उतना टफ नहीं था, लेकिन वो बेसिक पूरा उनको क्लियर होना चाहिए कि लिंक लिस्ट में। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप इंटर्नशिप वाला एग्जाम दे रहे हो तो वो थोड़ा सिंपल आता है एज कम्पेयर टू फुल टाइम वाले एग्जाम से। कंपनी के जो एग्जाम होते हैं अगर वो इंटर्नशिप ले रही है तो कुछ सरल ही पूछते हैं। हाँ, वो तो मतलब बेसिक, हाँ वो मेन फोकस करते हैं कि आप वो तो सिखाएंगे, पूरा पता ही है कि इंटर्नशिप में तो आपको लर्निंग फेज ही रहती है, उसमें कुछ आपको नहीं ऐसा प्रोजेक्ट दे देगा आपको करना ही है, ऐसा कुछ आपको सीखने का स्टेज है। तो आपको उसको देखता है कि मतलब आप तो मास्टर्स है तो उसको पता है बीटेक किया हुआ है, तो उस चीज़ का जो कोई भी चीज़ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो 4 साल से पढ़ा है तो उसको आती भी है कि मतलब वो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा है, नेटवर्किंग में कैसा है, तो वो सब चीज़ का बेसिक पूछेंगे। कंसेप्ट क्लियर है कि कोई भी उसको प्रोजेक्ट दूंगा तो स्टार्ट कर सकता है कुछ भी, अगर उसको अलॉट तो, और कोई प्रेशर मतलब आप सिचुएशन कोई आपको कोई छोटा मोटा कोई टास्क दिया जाएगा तो आप उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं वो सब। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने इंटर्नशिप एग्जाम दिया, जैसे आपका मान लीजिए लैपटॉप है उसमें आपका एग्जाम शुरू हो गया, तो आपका रिटन हुआ था कि इंटरव्यू हुआ था? नहीं, इंटेल आई थी तो वो डायरेक्ट सीधे इंटरव्यू के लिए, सीधे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, हाँ, तो रिटन एग्जाम आपका नहीं हुआ था इंटर्नशिप के लिए, सीधे इंटरव्यू हुआ था। रिज्यूमे में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, उसमें रिज्यूमे मंगा था तो रिज्यूमे बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट हुआ था। रिज्यूमे बेस पे पहले शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुई थी 1 आवर की, 2 इंटरव्यू हुई थी। तो मेरा इसमें इंटेल वाले में मेरा इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, तो मेरा फिर नेक्स्ट आई थी कंपनी काफ़ी ज़्यादा आती रहती है, आपके पास अगर परमिशन है तो अपॉर्चुनिटी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, बहुत ही ज़्यादा। इवन ये भी नहीं कि आप सीएसई में है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कंपनी आएंगी और सब लोग पूछते हैं कि मैम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मैम ये दूसरी ब्रांच का हूँ, मैकेनिकल का हूँ, सिविल का हूँ, क्या रहेगा, प्लेसमेंट कैसा रहता है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि कॉलेज में कोई भी कंपनी आती है वो ओवर सब पे मतलब सबको अपॉर्चुनिटी देती है कि सब लोग फॉर्म फिल करें। अब वो स्किल है भाई, उसको स्किल से मतलब है आपको, या आप उसका कोडिंग जो टेस्ट होता है वो क्लियर कर पाते कि नहीं, इंटरव्यू क्लियर कर पाते कि नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है उनसे कोई मतलब, ब्रांच का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई ब्रांच का बाउंडेशन नहीं है सबके लिए। मैक्सिमम जो कंपनी आती है, कोई स्पेसिफिक कंपनी आती है जो स्पेसिफिक कोई ब्रांच को लेती है मैक्सिमम, लेकिन आपके पास अगर स्किल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने। स्किल्स आपकी जो होनी चाहिए वो कोडिंग में होनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग वाला एग्जाम ही लेते हैं वो लोग ज्यादातर, इंटेल का और एप्टीट्यूड कोडिंग और रिटन एग्जाम में कोडिंग ही लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो इंटेल का तोशिबा का हुआ था, तो तोशिबा मैंने उसमें मेरा वो नहीं आई थी शॉर्ट लिस्ट, मेरा जो हुआ था फर्स्ट वन है, तो फिर मेरा फिलिप्स का आया था कुछ दिन के बाद, 10 दिन के। तो फिलिप्स का भी ऐसे रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग ही हुई था। तो उसमें जो हुई थी इसका जो टेक्निकल राउंड हुआ तो 1 राउंड हुई थी, 2 फिर टेक्निकल हुआ, फिर उसी दिन में बेसिस पे फिर MR राउंड हुई, टेक्निकल हो गया, फिर MR राउंड भी 1 आवर का चला, टेक्निकल मैनेजरियल राउंड होता है, और बेसिकली हाँ HR और टेक्निकल का दोनों क्वेश्चन वो MR राउंड में ही वो मतलब मुझसे पूछने लगे तो बीटेक का प्रोजेक्ट सब के बारे में, फिर आपका गैप जो है उसने कैसे मतलब आपने मतलब प्रेशर कैसे हैंडल किया, ये सब चीज़, ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। HR राउंड काफ़ी मतलब 10-15 मिनट का, मतलब मैनेजरियल हो गया कंप्लीट, तो लगा था कि आप HR में तो क्या ही होगा, HR में तो नॉर्मल वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे रिलोकेशन का होगा, तो आप अफोर्ड कर मतलब आ पाओगे कि नहीं, कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहोगे, ये सब चीज़, और फैमिली बैकग्राउंड ये वो सब HR में उससे ज़्यादा हुआ था। टेक्निकली मेन था उसमें बस वही
जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो सीवी में मेंशन किया था मैंने, और जो प्रोजेक्ट थी मेरी मशीन लर्निंग का, वो सब चीज़ के बारे में। तो जैसे फाइनली फिर आपका तो फिलिप्स में हो गया। इसका फिलिप्स में कितना था आपका? फिलिप्स में 35,000 35,000 पर मंथ फिलिप्स में इनका हो गया। ठीक है, मेरा इंटर्नशिप अभी तक वो 11 मंथ की थी, बाद में फिर 9 मंथ तक, मतलब मेरा क्योंकि अब सेशन खत्म होने वाला था, तो जुलाई में अभी 15 जुलाई तक मेरा लास्ट डेट था। तो मेरे को फिर लास्ट वर्किंग डे 8-7 दिन पहले कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि दूसरी कंपनी में ऑलरेडी आ गई थी। 9 मंथ मतलब आपने इंटर्नशिप? हाँ, इंटर्नशिप मेरा उस साल के लिए रहता है, मतलब अगर 6 मंथ से ऊपर का हो तो एज कंसिडर करते हैं यहाँ पे कॉलेज वाले, तो साल 1 ईयर वाला कंसिडर करते हैं। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप कब। फिर इसके अच्छा ठीक है अविनाश। हाँ, तो इसके बाद फिर फुल टाइम ऑफर के लिए कब कहाँ अप्लाई किया है? मतलब ऑलमोस्ट आपने, मुझे लगता है सभी में एलिजिबल थे आप तो। हाँ, मेरा रहती है 7 CGPA तक मेंटेन रखता है। हाँ, मतलब एटलीस्ट इतना तक रख लेते हैं एमटेक में। हाँ, तो इतना कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को कि एटलीस्ट 7 तक रखो। हाँ, तो ये परफॉर्मेंस आप मतलब, क्योंकि ये तो मतलब हाँ, कोई कंपनी में 6.5 भी रहे, लेकिन 7 रख लो तो ऑलमोस्ट 99% में आप एलिजिबल। हाँ, आपको बैठने के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठ ही नहीं पाया, तो आपको मतलब जज नहीं मतलब वो करेगा। तो इसलिए 7 तक कोशिश करो कि 7 CGPA रहे। और तो फुल टाइम में जब ऑप्टम आई थी, क्योंकि आपका ऑप्टम में जैसा कि हुआ है, तो ऑप्टम का पैकेज क्या है आपका? ऑप्टम की तो मेरी यहाँ पे 14.7 थी पैकेज, उसका CTC मतलब 12 LPA उसका है। अच्छा, और इसका जो मतलब हुआ था, तो मेरे क्लास मतलब कॉलेज से टोटल 12 लोग का हुआ, मतलब इसमें टोटल मेरे क्लास ऑप्टम में। हाँ, ये तो अपने कॉलेज में जो भी एमटेक में जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि एमटेक में क्या है कि CSE डिपार्टमेंट है। CSE डिपार्टमेंट के अंदर एक CSE ब्रांच है और एक है CE और IS, मतलब कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दूसरी ब्रांच हो गई, ऐड हो गई। तो इस तरीके से 2 ब्रांचेस है CSE डिपार्टमेंट में। तो मैं IS की हूँ और ये CSE के हैं, CS के हैं। तो इस तरीके से जो दोनों क्लास को मिला करके जो हमारा प्लेसमेंट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोगों को मिला करके ही ऑप्टम में 12 लोगों का हुआ है। 12 हाँ, 12 लोगों का हुआ है टोटल। 50 तो लोग ही हैं, 25 CS मतलब ऑलमोस्ट एवरेज गए तो। हाँ। तो अविनाश, मैं आपसे अब ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे ही ऑप्टम कंपनी आई, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, ईमेल आया ऑप्टम का, चलिए ये ऑप्टम आ गई है, एलिजिबल हो आप, तो आपने गूगल फॉर्म भरा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका एक कोडिंग राउंड के लिए एक लिंक दिया गया होगा। मेटल टेस्ट होती है, उसमें सारा क्वेश्चन मतलब सेक्शन वाइज एक, तो उसका मेटल करके प्लेटफॉर्म है, उसमें टेस्ट ऑर्गेनाइज। हाँ, तो उसमें वो क्या पूछा गया था? उसमें पूरा रहता है एप्टीट्यूड, कितने सेक्शंस थे उसमें? 3 रहते हैं नॉर्मली एप्टीट्यूड में। टेक्निकल रहता है, एक रीजनिंग रहती है, और तो एक और जो रहती है एप्टीट्यूड में ही एप्टीट्यूड का जो 2 हो गया, तो न्यूमेरिकल उसमें सब कुछ रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और फिर टेक्निकल, मैक्सिमम टेक्निकल के ही क्वेश्चन है, तो उसमें गेट सब के क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट रहता है ज्यादातर। गेट वाले ही क्वेश्चन, गेट सब क्वेश्चन है। आप गेट का प्रिपरेशन आप अच्छे से करके आओगे तो कोई यहाँ पे मतलब वही सब क्वेश्चन लगेगा कि ये तो लास्ट ईयर इस क्वेश्चन इसी ईयर में पूछा था क्वेश्चन, तो वो सब का ज्यादा कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही थे। कोडिंग का कोई क्वेश्चन था? कोडिंग भी राउंड रहती है, 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट आपको याद नहीं है, बट 2 से 3 क्वेश्चन रहता है कोडिंग के क्वेश्चन। लेकिन आप ये बता सकते हो कि कोडिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? लिंक लिस्ट, एरे, कुछ आपको याद हो? ये इसकी फिक्स रहती है, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कि तुम मतलब 3-4 चीज है ना हमेशा, ऐसे एरे का हो गया क्वेश्चन, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो कुछ से कुछ मतलब अगर थोड़ा मोड़ा अगर होगा तो ग्राफ से लेके मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए वो होती है मेन, जो मतलब बहुत हाई लेवल की हो गई। तो बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिक ऐसे हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गई, ये सब फैक्टोरियल के लिए होगा। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेगा, वो सब चीज़ कि बेसिकली आपका क्वेश्चन मतलब जितना क्या है, तो उसका वो कॉन्सेप्ट पूछेगा कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली काम करती है, तो वो सब स्टेज पूछेगा। लेकिन कोडिंग राउंड पता ही है, तो 1 घंटे में कितना क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहते हैं। तो मेन वो ट्रैक करता है कि क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर आप इस फील्ड में कितना जानते हो उसके बारे में। तो ओवरऑल बात जो हमारी ये थी कि ऑप्टम आई कंपनी, और ऑप्टम ने क्या किया कि एग्ज़ाम शेड्यूल किया, रिटन एग्ज़ाम में उन्होंने 3 सेक्शन लिए। फर्स्ट सेक्शन जो था एप्टीट्यूड का था, सेकंड सेक्शन जो था वो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आए थे, वो गेट वाले ही आए थे, ऑप्शनल बेस है ना, 4 ऑप्शन। और थर्ड जो सेक्शन था उसमें 3 या 2, उनको अप्रॉक्स याद नहीं है, बट 2 या 3 कोडिंग के क्वेश्चन थे।
तो कोडिंग के क्वेश्चन नॉर्मली उसमें वो बेसिकली कट ऑफ के बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्ट करता है कि अच्छा। अगर 35% 36% आ गया अच्छा, तो आप section wise इंटरव्यू के लिए हाँ ओह, तो वो और डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट दे रहे हैं और वो 35-36% अगर ले आओ उसमें क्वेश्चन की लेवल थोड़ी रहती है, लेकिन वो क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगी, लेकिन उतना कट ऑफ है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। आपका कितना कोडिंग वाला जो था सेक्शन, कोडिंग वो राउंड वाला, तो वो कितना? वो कंबाइंड करके निकाला था तो मेरा 76% आया था वो फाइनल में, उतना मतलब आया था तो एलिजिबल हो गया था, तो बोला था कि उसके लिए तो बुला ही लेगा इंटरव्यू के लिए। तो फिर इंटरव्यू राउंड था, उसमें पहले पता चल जाता है कि वो लिस्ट आ जाती है कौन लेगा इंटरव्यू, तो पहले पता कर लेते हैं लिंक्डइन पे, अच्छा ये किस फील्ड में है वो, तो पहले लिंक्डइन पे उसको पता कर लेते हैं कि हाँ ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले तो बता पहले पता कर लीजिए कि इंटरव्यूअर कौन है। वो किस चीज़ में वो पता नहीं चलता है, लेकिन आपको जब पता लगे कि हाँ पता चल रहा है आपको कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है, तो फिर आप देख लो वो किस चीज़ में हो एक्सपर्ट है तो उसका पता कर लो, वो तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, उसको उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है तो देख लो कि पहले से 2-3 दिन पहले आ जाएगी लिस्ट कि आपका कौन लेगा ये टेक्निकल एग्जाम या फिर, तो उतनी टफ नहीं थी राउंड, हाँ टेक्निकल बेसिक बस वही कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए और हो जाएगा वो। तो ये चीज़ें थी जहाँ तक अविनाश ने बताया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी कि इन्होंने इंटरव्यूअर कौन था उसके बारे में पता करके थोड़ा उसकी नॉलेज लेना किस फील्ड से है और वैसे ही तैयारी करना, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत सही लगी। और जहाँ तक है आप मतलब अब लास्ट क्वेश्चन है, ये सेशन हम ख़त्म करते हैं क्योंकि सब लोग जान चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप क्या बोलना चाहते हो स्टूडेंट को जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या आप उनको मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहते हो, ओवरऑल क्या समझाना चाहते हो उनको, ऐसा कुछ बताइए 2-3 लाइनें में। मैं बस यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले मुझे भी लगता था कि अरे मतलब IIT नहीं मिली है तो NIT में भी बस 2-3-4 ही NIT है, तो फिर अगर जाओगे ये सब हाँ ये सब कंपनी कॉलेज में जाओगे तो फिर वैसे ही जैसे बीटेक किया था वैसे ही MTech भी निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितना मैं 4 साल में बीटेक में नहीं उतना सीखा मैं यहाँ पे 1 साल 1.5 साल में उतनी ज़्यादा मैं, तो मेन होता है कि लोगों का मतलब बैकग्राउंड, आप फ्रेंड सर्कल में आपके कितने लोग हैं, आप होना चाहिए प्रैक्टिस, वो सब चीज़ पता लगेगा, आप कितना प्रैक्टिस करें, जितना लोगों से सीखने को मिलेगा, जहाँ से भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले वो सीखना चाहिए। तो और कोडिंग मतलब हमेशा अगर CS बैकग्राउंड से हो तो कोडिंग सब पे ज़्यादा हाँ वो GFG पे कर सकते हो, कहीं भी एक प्लेटफॉर्म लो, उस पर ऐसा नहीं है कि 10 जगह से हाँ 2 क्वेश्चन वहाँ से बना ले 200 क्वेश्चन नहीं, एक जगह से बनाओ प्रॉपर वे में। अगर सिलेक्ट करना है डेटा आज मुझे कुछ बनाना है तो 2 क्वेश्चन इससे बनाना है, दो उसी में फिर दूसरा क्वेश्चन 2, इस टाइप का मतलब स्टेप वाइज बनाओ। 50 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह से 50 बार पढ़ें, ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं। तो ओवरऑल मतलब बस वही है कि MNIT तो मेरे लिए मतलब वरदान ऐसा हो गया था क्योंकि यहाँ पे तो मैं तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन मेरे को तो आता था कि अरे पहले बीटेक जब आते थे तो मेरे लिए ऑफिस तो मतलब ऐसा लगता है जब कंपनी आती थी तो आती नहीं थी, या तो फिर यही TCS CTS इस टाइप का, इस टाइप यहाँ पे तो कंपनी आती, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो एक दिन में 3-3 4-4 इंटरव्यू देनी पड़ेगी। अब फिर तुम इसलिए अच्छा है कि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लो और रिलैक्स हो जाओगी, नहीं तो रोज़ तुम्हारे पास आज ये फॉर्म भरो, आज इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, बस आपको वो ग्रैब करनी है कितनी जल्दी आप उस पर कर सकते हैं। तो ये अविनाश जी का कहना था। तो ओवरऑल यही मैं स्टूडेंट से मैं अगर कहना चाहूँ तो यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको MNIT मिल रहा है तो आराम से आइए, इतना कंफ्यूज मत रहिए। इवन आपका कम गेट स्कोर है तो लगी रहिए काउंसलिंग पे और लास्ट राउंड तक जाइए। कॉलेज कोई ना कोई NIT मिल ही जाएगा, कोई भी NIT वो बेस्ट है। कंपनी हर जगह आती है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना मेहनत किए हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ बंद करते हैं, बारिश भी शुरू हो गई, हम लोग भीग भी गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, थैंक यू अविनाश।